हेलो और मैं आपके अपने जी के मास्टर कमल यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप भी अच्छे हो गए। आज अब अपने राजस्थान के ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। साथ में ही अपने राजस्थान के तो जो नवीनतम 19 जिले गठित हुए, नवगठित जिले, साथ में इसके अलावा अपने 3 संभाग गठित हुए, उन सब के बारे में जानकारी लेंगे। और इसके साथ ही इस यूट्यूब चैनल का ये फर्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करना चाहता हूँ, और इसके साथ ही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कराएं, उसके लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाएं। आशा करता हूँ इसी के साथ अपने ये नई जर्नी है जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, आशा करता हूँ कि आप भी हमारा सहयोग करेंगे। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। अपना टॉपिक है राजस्थान के नवीनतम 19 जिले। राजस्थान में अपने पिछले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जिलों का गठन किया था तथा 3 संभागों का गठन करवाया था। इस कारण से उन्हीं के बारे में हम अपने चर्चा करेंगे। राजस्थान के 19 जिले, राजस्थान के जो नवीनतम 19 जिले, उनका 4 अगस्त 2024 को 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक के अंदर इन जिलों को अंतिम रूप दिया गया, जिस बैठक के बाद 6 अगस्त को इसकी एक अधिसूचना जारी की इन जिलों को मान्यता देने के लिए। इस अधिसूचना के जारी होने के अगले दिन यानी कि 7 अगस्त 2023 को ये अधिसूचना प्रभावी हुई, और इस तरीके से हमारे 7 अगस्त 2023 को अपने नवीनतम 19 जिलों का गठन हुआ। अब अपने नवीनतम 19 जिलों के बारे में पढ़ेंगे। तो नवीनतम 19 जिलों के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं हमारे नवीनतम 19 जिले कौन कौन से। अनूपगढ़, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, साचौर, स्लुम्बर, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर, डीडवाना और कुचामन, इन दोनों को एक जिला बनाया गया है, जिसका अपने कार्यालय कुचामन के अंदर रखा गया है। उसके अलावा दूदू, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, यहाँ पे जयपुर और जयपुर ग्रामीण दोनों का अलग अलग कर दिया गया और इनका पुनः गठन किया गया है। पहले जयपुर एकमात्र जिला था जो कि अपनी राजस्थान के राजनीतिक और कार्यकारिक राजनीति भी था। वर्तमान में अब जयपुर और जयपुर ग्रामीण 2 जिले। उसके अलावा नीम का थाना, सीकर सलूगा, कोटपुतली, बहरौल, करौली, खैरतल, तिजारा, ये दोनों एक है। डींग और गंगापुर सिटी। इस प्रकार से अपनी ये 19 जिले जिनका गठन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अधिसूचना जारी करने के बाद में हुआ था। वापस एक बार इन 19 जिलों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कौन कौन से? अनूपगढ़, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, साचौर, स्लुम्बर, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर, डीडवाना, दूदू, जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, कोटपुतली, खैरतल, डींग और अंतिम में अपना गंगापुर सिटी। अब अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए अपने राजस्थान का नक्शा, जिसके अंदर 19 जिलों का गठन किया गया है। उसके अलावा पूर्व में निर्धारित जिले। इस प्रकार से अपने वर्तमान में 50 जिले राजस्थान के अंदर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अपने राजस्थान की जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिलों की जगह 5 जिलों सीमा बनाते हैं, जिसमें श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। उसके अलावा अन्य जिले इस मैप के अंदर दिए गए। अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिलों का सुपकर। अब कौन कौन से जिले हैं और उन जिलों के अंदर कौन कौन से सुपकर है उसके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले होता है बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले के अंदर मरु लोमड़ी बाड़मेर जिलों का सुपकर है। ठीक है। जैसलमेर जिले का गोडावण, बीकानेर का बड़तीतर जिसे हम रेत का तीतर भी कहते हैं, श्रीगंगानगर के अंदर चिंकारा, हनुमानगढ़ के अंदर छोटा किलकिल, चूरू के अंदर कृष्णमर्ग, झुंझुनू के अंदर काला तीतर, सीकर के अंदर शाहीनबाग, जयपुर के अंदर तित्तल, अलवर में सांबर, भरतपुर में सारस, धौलपुर के अंदर पंचीरा जिसे इंडियन स्किमर भी कहा जाता है, करौली के अंदर घड़ियाल, सवाई माधोपुर में बाघ, कोटा के अंदर उदबिलाव,
चित्तौड़गढ़ के अंदर अपने चौसिंगा, भीलवाड़ा के अंदर मोर, प्रतापगढ़ के अंदर उड़न गिलहरी, बांसवाड़ा के अंदर जलपिपी और डूंगरपुर के अंदर जागिल। इसके अलावा उदयपुर के अंदर कब्र बिच्छू, सिरोही के अंदर जंगली मुर्गा, जालौर के अंदर बालू, जोधपुर के अंदर कुर्जा, नागौर के अंदर राजहंस, अजमेर के अंदर खड़मोर, टोंक के अंदर हंस, दौसा के अंदर खरगोश, बूंदी के अंदर सुरखबाव, राजसमंद के अंदर भेड़िया और पाली के अंदर तेंदुआ। इस प्रकार हमारे पूर्व गठित 33 जिले, उन 33 जिलों के सुपकर यहाँ पे दिया गया है, जिनको वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। बाड़मेर के अंदर मरु लोमड़ी सुपकर है, जैसलमेर के अंदर गोडावण, बीकानेर के अंदर बड़ती जिसे रेत का तितर भी कहते हैं, श्रीगंगानगर के अंदर चिक्कारा, हनुमानगढ़ के अंदर छोटा किलकिल, चूरू के अंदर कृष्णमर्ग, झुंझुनू के अंदर काला तीतर, सीकर के अंदर शाहीन, जयपुर के अंदर चित्तल, अलवर के अंदर सांबर, भरतपुर के अंदर सारस, धौलपुर के अंदर पंचीरा जिसे इंडियन स्क्रीमर कहते हैं, करौली के अंदर घड़ियाल, सवाई माधोपुर के अंदर बाघ, कोटा के अंदर उदबिलाव, बारा के अंदर मगरमच्छ, झालावाड़ में गागरोनी तोता, चित्तौड़गढ़ में चौसिंगा, भीलवाड़ा के अंदर मोर, प्रतापगढ़ के अंदर उड़न गिलहरी, बांसवाड़ा के अंदर जलपिपी, डूंगरपुर के अंदर जांगिल, उदयपुर के अंदर कब्र बिच्छू, सिरोही के अंदर जंगली मुर्गा, जालौर के अंदर बालू, जोधपुर के अंदर कुर्जा, नागौर के अंदर राजहंस, अजमेर के अंदर खरगोश, टोंक में हंस, दौसा के अंदर खरगोश, बूंदी में सुरखबाव, राजसमंद में भेड़िया और पाली के अंदर तेंदुआ। इस प्रकार से हमारे 33 जिलों के 33 सुपकर पशुओं का यहाँ पे नाम उल्लेखित है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद में अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये ले लीजिए आप। ठीक है, अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक पे से चलने से पहले अपने ये राजस्थान के नक्शा देख लीजिए। इसके अंदर हर जिले का सुपकर उसमें उल्लेखित किया गया है। जैसे बीकानेर के अंदर बड़तीतर दिया गया, जैसलमेर के अंदर गोडावण दिया गया, चूरू के अंदर कृष्णमर्ग है, नागौर में राजहंस है, ठीक है, जोधपुर के अंदर अपने कुर्जा है, बाड़मेर के अंदर मरु लोमड़ी इत्यादि इसी प्रकार सारे जानवर जो कि हमारे सुपकर घोषित किए गए थे। अब इसके बाद में अपने आगे चलते हैं। अब होता है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर राजस्थान की स्थिति, उसका विस्तार, राजस्थान की स्थिति ग्लोब में कहाँ है, भारत के अंदर कहाँ है, कर्क रेखा के किस ओर है, उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हमने राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति की बात करें अपने तो विश्व या ग्लोब के अंदर राजस्थान जो कि अपने उत्तर पूर्व में स्थित है। किस दिशा में? उत्तर पूर्व में, विश्व यानी कि ग्लोब के ऊपर। फिर अपने भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा का राजस्थान उत्तर में स्थित है और ग्रीनविच रेखा का राजस्थान पूर्व में स्थित है। उसके बाद में भारत की बात करें तो भारत के अंदर राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है और एशिया के अंदर दक्षिण पश्चिम में। वापस रिपीट करता हूँ इन चारों पॉइंटों को। राजस्थान की स्थिति, विश्व में राजस्थान की स्थिति ग्लोब के अंदर या विश्व में उत्तर पूर्व में, भूमध्य रेखा के अंदर उत्तर दिशा में स्थित है, ग्रीनविच रेखा के राजस्थान पूर्व में स्थित है। यही भारत की बात करें तो भारत के अंदर राजस्थान उत्तर पश्चिम में, जबकि एशिया के अंदर राजस्थान दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अक्षांश की बात करें तो राजस्थान अक्षांश के उत्तर में स्थित है तथा देशांतर के पूर्व में। अब आगे बात करते हैं अपने अक्षांश रेखाओं की। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई वास्तविक रेखा है, सॉरी ग्लोब अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाओं का ये अर्थ है कि जो ग्लोब होता है अपने, जिसमें पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई वह काल्पनिक रेखा है, जिनसे हमें अपने स्थिति का पता चलता है, वो सारी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। फिर होता है अक्षांश रेखाओं को एक बार वापस विस्तारित रूप से सही तरीके से पढ़ के बताता हूँ आपको।
देखिए अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला, ये ग्लोब रहा, यहाँ पर पूर्व से पश्चिम ये खींची गई रेखा है, ये सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और चूंकि अपने 0 रेखांतर है उसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और ग्रीनविच रेखा के राजस्थान पूर्व में स्थित है। अब होता है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा करती क्या है? भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर से दक्षिण के मध्य की जो कोणीय दूरी होती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। अब होता है अपने देशांतर की बात करें तो देशांतर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य, कहाँ से? उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती। और अब देशांतर की बात करें तो 0 डिग्री देशांतर जो पूर्व से पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी को दर्शाता है वही अपना देशांतर कहलाता है। क्या, वापस रिपीट करता हूँ, अक्षांश रेखाओं के लिए भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण, भूमध्य रेखा के अंदर उत्तर से दक्षिण के बीच का जो कोणीय दूरी का निर्धारण करता है वो तो कहलाती है अपना अक्षांश। और जो 0 डिग्री के पूर्व से पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी का निर्धारण करती है वो अपने कहलाती है देशांतर। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं। यहाँ पे ये अपनी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है, जिसे इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। इसके ऊपर देखिए उत्तर और दक्षिण इन दोनों के बीच में जो कोणीय दूरी है, ठीक है, वही अपने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहलाती है। जैसे इस ग्लोब के अंदर अपने अक्षांश रेखा खींची गई है तो इन दोनों के बीच की जो कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। और जैसे ये नीचे वाला ग्लोब देखिए जिसके अंदर ये देखिए आप देशांतर रेखाएं खींची जा रही है जो कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से स्टार्ट हो रही, इसके पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई। इन दोनों के बीच की जो कोणीय दूरी है वो देशांतर कहलाती है। ठीक है, और अब अपनी स्थिति की बात करें तो भारत कर्क रेखा जिसकी स्थिति है 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा 0 और 23.5 डिग्री है मकर रेखा। अपना जो ऑस्ट्रेलिया है मकर रेखा के बीचों बीच से होकर निकलता है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से निकलती है। वहीं भारत के अंदर कर्क रेखा 23.5 डिग्री रेखा भारत से होकर निकलती है। ठीक है, अब उसके बाद में आगे अपने इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं ग्रीनविच रेखा क्या है। ग्रीनविच के पूर्व दिशा की ओर जाने पर, ग्रीनविच रेखा है उसके पूर्व दिशा की ओर हम जब बढ़ते हैं तब समय बढ़ता जाता है। और यदि हम इसके अपोजिट ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय में कमी आएगी। यानी कि कह सकते हैं कि ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय बढ़ता है जबकि पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। अब अपने कुल देशांतरों की बात करें तो कुल देशांतर रेखाएं 360 है। 24 जिसके अंदर अपने 24 घंटों को डिवाइड किया जाए तो 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री देशांतर रेखा को पार करती है। अपनी एक मतलब पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने के लिए 360 डिग्री का चक्कर घूमती है। अब वो 360 डिग्री का चक्कर घूमने पर वो 360 देशांतर रेखाओं को पार करती है। अब 360 देशांतर रेखाओं को पार करने में उसको 24 घंटे का समय लगता है। यानी कि उसको 1 घंटे का समय लगता है 15 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए। यानी कि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री देशांतर होता है। अब यदि 15 डिग्री देशांतर को अगर 60 में डिवाइड करें यानी कि 1 घंटे के अंदर अगर 15 डिग्री देशांतर रेखा पार होती है तो अपने 1 डिग्री देशांतर के अंदर कितने मिनट होता है? तो 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होते हैं। यानी 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी घूमती है। इस प्रकार से 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री देशांतर और 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री देशांतर के साथ अपनी पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाती है। अब अगले अपने इस टॉपिक पर आते हैं। कुछ क्वेश्चन है इनसे संबंधित जिनके बारे में देखिए आप। देखो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय काल क्या था? 6 बजे। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय काल क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखिए कि पूर्व से पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूर्व से पूर्व की ओर जाने पे समय बढ़ेगा या घटेगा? पहले तो ये देखिए, अभी मैंने आपको पहले ये जस्ट ये बताया था। अभी क्या बताया था कि अगर
जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसके अंदर अपने अगर हम ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो समय तो बढ़ता है, और पश्चिम की ओर जाने पर अपना समय क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो अब इसी के साथ अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ये देखिए, अपना 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय शाम का सायकाल 6 बजे का था, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, ये ज्ञात करना। चूंकि 10 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में 60 डिग्री देशांतर का अंतर है, और चूंकि हमें पता है कि 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, यानी कि 60 डिग्री देशांतर अपने 240 मिनट के बराबर होगा, जो कि 4 घंटे के बराबर होता है। चूंकि 1 घंटा अपने 60 मिनट का होता है, तो 4 घंटे 240 मिनट के हो गए। तो इस प्रकार से अगर इन्होंने बोला 10 डिग्री देशांतर पे 6 बजे अपने 6 PM हुआ है, तो अब हमें 6 PM के अंदर 4 घंटे और ऐड कर देते हैं, यानी कि 10 PM। यानी कि जहाँ पे 10 डिग्री देशांतर पर 6 PM हुए, तो वहाँ ही 70 डिग्री देशांतर पे 10 PM हो गए। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 12 AM है। ठीक है, तो 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन आप खुद ही कीजिए सेम। ठीक है, जिसके अंदर आपको 70 डिग्री दिया गया है, 110 डिग्री दिया गया है, 70 से 110 के बीच में 50 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, सॉरी 40 डिग्री का अंतर होता है, और अपने पता है हमें कि 1 डिग्री देशांतर अपने 4 मिनट के बराबर होता है, 15 डिग्री देशांतर अपने 1 घंटे के बराबर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कैलकुलेट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कैलकुलेट अपने मन से करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो अगर अपने मन से करते हो आप, तो आपके लिए प्रॉफिट ही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 7 AM है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, बस अपने डिजिट चेंज हुआ है। 30 डिग्री पे जो समय था, 80 डिग्री पे क्या समय है। चूँकि हमें अब यहाँ पे दिया गया 80 डिग्री देशांतर पे 60 AM का समय हो रखा है। चूँकि हम 80 से 30 की तरफ जा रहे हैं, यानी बड़े से छोटे की तरफ, पूरी देशांतर से वापस इधर 30 डिग्री की तरफ जा रहा है। चूँकि हम पीछे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली 80 में से 50 गए, अच्छा सॉरी 80 में से 30 गए, यानी 50 डिग्री देशांतर का समय का अंतर है। और चूँकि अपने 7 AM से पीछे की तरफ जा रहा है, 30 डिग्री देशांतर पर पूछा गया है, तो 50 डिग्री देशांतर, यानी कि 4 को 50 से गुणा मल्टीप्लाई करने पर 3 घंटा 20 मिनट का समय होता है। यानी कि हमें 7 AM से 3 घंटा 20 मिनट का समय घटाना है, यानी कि 3:40 पर हो गए, कहाँ पे, 30 डिग्री देशांतर पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना हो गया चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 130 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 11 AM है। सेम ऊपर की तरह ही है। उसी प्रकार 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, तो वही सेम अपना कंडीशन, वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप अपनी मर्जी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 30 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर पर समय 9 AM है, तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। क्या दिया गया क्वेश्चन कि 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे पश्चिमी देशांतर की बात करी जा रही। 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय अपना 9 AM है, सॉरी 9 PM है, तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। सेम वही कंडीशन, 60 में 30 गए, कितने बचे अपने 30 डिग्री देशांतर। और चूंकि 30 डिग्री देशांतर अपने 4 से मल्टीप्लाई करने पे 120 मिनट का समय, यानी कि 2 घंटे का समय लगता है। चूंकि हमने पढ़ा था कि ग्रीनविच रेखा के पूर्व की तरफ जाने पर समय घटता है, और पश्चिम की तरफ जाने पर अपने समय बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 60 से अपने 30 की तरफ जा रहा है, तो 60 पे समय घट रहा है और 9 पे समय बढ़ रहा है, यानी कि 30 डिग्री पे 9 बजे है, तो 2 घंटे उसको कम कर लेंगे। तो इसका मतलब हो गया 60 डिग्री पे अपने कितना टाइम हो गया, 7 PM। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी देखिए आप, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 4 AM था, तो 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा।
इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं आराम से। 90 - 20 यानी कि 70 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, और चूंकि अपने 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, इसका मतलब 280 मिनट का समय लग रहा है इन दोनों देशांतरों के बीच के अंतर के अंदर। यानी कि हम कह सकते हैं 4 घंटे 40 मिनट का समय लग रहा है। चूंकि 90 से 20 की तरफ जा रहे हैं तो समय कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, हम वही बढ़ रहे हैं ना पूर्व से पश्चिम की ओर। यानी कि 90 डिग्री देशांतर को पश्चिमी देशांतर, उसको अगर हम पूर्वी दिशा का एक बिंदु माने, क्योंकि जहाँ पे खड़े होते हैं वहाँ से ही डायरेक्शन निर्धारित होती है। क्योंकि अपने ग्लोब के अंदर डायरेक्शन होती है, वो ग्लोब की स्थिति होती है, वो परमानेंट होती है, उसमें नो डाउट। लेकिन फिर भी अगर हम अपने क्वेश्चन को अपने इजी तरीके से देखें तो 90 डिग्री से 20 डिग्री की तरफ जा रहा है, यानी इधर से इधर की तरफ जा रहा है। क्योंकि पूर्व से पश्चिम की तरफ, सॉरी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पे क्या होता है, अपने समय घटता है। इसका मतलब हो गया 90 डिग्री देशांतर पे 4 घंटा 40 मिनट को अगर हम 4 AM के साथ जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो गया 20 डिग्री देशांतर पे हो गया अपने 8:40 AM का टाइम। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 10 PM है, तो कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 1 AM होगा। 10 PM से 1 AM के बीच में अंतर कितना हो गया, 3 घंटे और 15 मिनट का। ठीक है, और चूंकि हमें पता है कि देशांतर के लिए कि 1 घंटा 15 मिनट के बराबर, सॉरी 1 घंटा बराबर 15 डिग्री से देशांतर होता है। चूंकि 1 घंटा 15 डिग्री देशांतर होता है तो 3 घंटे का देशांतर हो गया 45 डिग्री, और चूंकि 15 मिनट है, ठीक है, चूंकि हमारे समय क्या दिख रहा है कि सॉरी 15 मिनट नहीं, हमारे समय का अंतर है 3 घंटे का। कितने घंटे का, 3 घंटे का अंतर दिया गया है, यानी 10 PM से 1 AM तक इन दोनों के बीच में 3 घंटे का अंतर दिया गया है। चूंकि अपने 70 डिग्री देशांतर पे 10 PM बचे थे तो 1 AM का मतलब 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगा, तो 3 घंटे का मतलब कोई 1 घंटा 15 डिग्री देशांतर के होता है। इसका मतलब हो गया कि 3 घंटे के 45 डिग्री देशांतर हो गए। चूंकि अपने 70 से 1 AM के बीच में देशांतर की गणना करनी है तो 70 पे अपने 10 PM बचे थे, तो 1 AM पर 70 प्लस में 45 यानी 115 डिग्री देशांतर का टाइम लगा हमें। इसी प्रकार अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बस ये आज अपने ये देशांतर के क्वेश्चन के बारे में करेंगे, कल अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया गया 8, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 2 AM है, तो कितने डिग्री देशांतर पर समय 6 PM होगा। इसकी गणना भी आप ही करेंगे स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 9, 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 8 PM है, तो कितने डिग्री देशांतर पर समय 3 PM होगा। अंतर 5 घंटे का है। अब हमें पता है 1 घंटा बराबर 15 डिग्री देशांतर होता है, 75 डिग्री देशांतर। चूँकि 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। 8 PM से 3 PM समय कम हुआ है तो देशांतरों की काउंटिंग भी कम होगी। इसका मतलब 75 है, 100 डिग्री में से 75 घटाएंगे तो 25 डिग्री देशांतर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 11, 110 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय 8 AM है, तो कितने डिग्री देशांतर पर समय अपने 11 AM। इस क्वेश्चन को भी आप स्वयं करेंगे। अगला क्वेश्चन अपना धौलपुर जिला, कौन सा जिला, धौलपुर जिला, जो राजस्थान के पूर्व में स्थित है, जो कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और यहाँ सूर्य उदय 5:55 पर होता है। क्या दिया गया है, जोधपुर की स्थिति दी गई, देशांतरी स्थिति 78 डिग्री, और समय बताया गया अपने जब 78 डिग्री पे अपना समय हुआ 5:55 जब अपना सूर्य उदय हुआ था धौलपुर पे। तो बताइए राजस्थान के पश्चिमी दिशा में जैसलमेर, जिसकी देशांतर पूर्वी देशांतर स्थिति 70 डिग्री है, यहाँ सूर्य कब उदेगा। यानी 78 में से 70 डिग्री देशांतर को माइनस कर देते तो अपना 8 डिग्री देशांतर का अंतर आता है, जो कि अपने 32 मिनट के बराबर होता है। चूंकि अब हमें पता है कि 5:55 पर सूर्य उदय है, तो ओबियसली जैसलमेर में 32 मिनट सूर्य उदय लेट होना चाहिए या जल्दी होना चाहिए, बताइए। चलो हमें पूरी देशांतर की स्थिति के बारे में बताते हैं।
ठीक है, हमने क्या कहा था कि पूर्वी देशांतर ग्रीनविच रेखा के पूर्व की ओर बढ़ते से समय घटता है और पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय बढ़ता है। इसका मतलब हो गया है कि अपने 5:55 पे अपने 78 डिग्री देशांतर पे सूर्य उदय हुआ था। क्योंकि सूर्य उदय धौलपुर के अंदर सबसे पहले हुआ है, जैसलमेर में सूर्य उदय बाद में होगा, इसका मतलब 32 मिनट बाद में लेट होगा, उदय होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसलमेर के अंदर अपने सूर्य उदय 6:27 पे उदय होगा। अब अगर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 13 नंबर। बाड़मेर के अंदर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहाँ से यात्रीगण प्रस्थान कर रहे जिनका समय है सुबह 6 AM का। यानी कि बाड़मेर की जो पूर्वी देशांतरी स्थिति है वो 80 डिग्री है और यहाँ से यात्रीगण प्रस्थान कर रहे 6 बजे को। तो बताइए कि इन सभी यात्रीगणों के अलवर पहुँचने में कितना समय लगेगा। और चूंकि दिया गया देशांतर है अपना अलवर का के 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अलवर स्थित है और बाड़मेर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। चूंकि यात्री सुबह 6 बजे रवाना हुए तो ऑब्वियसली 6 बजे के बाद में पहुंचेंगे। तो इसका मतलब हो गया 80 डिग्री और 120 डिग्री देशांतर का अंतर यानी कि 40 डिग्री देशांतर का समय समय यूज हो गए। यानी कि 40 डिग्री यानी कि 160 मिनट यानी 2 घंटे और 40 मिनट का समय लगेगा इनको अपने बाड़मेर से अलवर तक जाने में। तो इसका मतलब 2 घंटे 40 मिनट का मतलब हो गया जहाँ पे ये 80 डिग्री पूरी देशांतर पर बाड़मेर में सुबह 6 बजे रवाना हुए वही यात्रीगण प्रस्थान करने के बाद में अलवर 8:40 AM पर पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए अपनी क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं। उसके अलावा कुछ नए क्वेश्चन है, कुछ नए टॉपिक है, उनके साथ में अपना कल वापस शुरुआत करेंगे और इसी चैनल के ऊपर अपने जीके मास्टर के अंदर आपसे वापस मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर